नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट कल्याणी जायसवाल कश्यप और आप देख रहे हैं यूसीएन अमरावती न्यूज़ चैनल, जो चैनल नंबर 81 पे प्रसारित होता है। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ अवेयरनेस। इट इज़ वेरी वेल सेड दैट लेस ऑफ शुगर मीन्स मोर ऑफ हैप्पीनेस। देखा गया है कि 10 में से 8 घरों में डायबिटीज़ की बीमारी पाई जाती है। रिसर्च की माने तो इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है। आज है 14 नवंबर। आज ही के दिन 1922 को डॉक्टर फ्रेडरिक बैंगटन, जो कि इंसुलिन के खोज करता है, इनका जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से मनाया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी कि WHO ने डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह ये एक ऐसी मेडिकल इलनेस है जहां हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया साबू, एन एंडोडोंटिस्ट यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड यूनिवर्सिटी टॉपर इन BDS एंड MDS। माना गया है कि डायबिटीज़ तो शरीर के हर अंग पर प्रभाव करता है, लेकिन दांतों पर इसका क्या खास प्रभाव है? क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता पाएंगे? होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ पेशेंट में होता है वो है कि मसूड़ों की दिक्कत। मसूड़े सबसे पहले प्रभावित होते हैं क्योंकि जो खून है उसमें शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और सलाइवा में भी बहुत बढ़ जाती है, जिसके वजह से मुंह के कीटाणु बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और उससे जो अपने मसूड़े हैं उसमें सूजन, लाल होना, उससे खून निकलना, ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुंह से दुर्गंध आना, एकदम मुंह सूखा लगना, सलाइवा जो है मुंह का वो बहुत कम हो जाता है इन सब प्रक्रियाओं की वजह से। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाते हैं, वैसे ही फंगस भी बहुत बढ़ जाता है मुंह का, उसके वजह से सफ़ेद धब्बे आने लगते हैं। शुगर और हाइपरटेंशन दोनों के पेशेंट में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि मुंह में धब्बे आने लगते हैं। मुंह की कुछ डिजीज़ेस होती है जैसे कि लाइकन प्लानस बोलते हैं हम, वो भी होने लगता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट और परेशान हो जाते हैं, उनका खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली? देखिए, होता क्या है कि पेशेंट को मुंह से दुर्गंध जो आती है या मुंह का टेस्ट बदल जाता है, उससे उनको थोड़ी तकलीफ़ शुरू होने लगती है। कभी कभी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया तो मुंह में जो सफ़ेद धब्बे आते हैं वो छाले जैसे बन जाते हैं, धीरे धीरे उनकी चमड़ी निकलने लगती है और वो लाल हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पेशेंट को खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी मुंह में रखे तो जलन होने लगती है। और जो थूक कम हो जाता है उसकी वजह से मुंह में सड़न शुरू हो जाती है। एक बार दांतों में सड़न शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, वो दर्द सहन हो नहीं पाता है, तो पेशेंट को इस तरह से समझ में आने लगता है कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिसके वजह से उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे और डेंटल इश्यूज़ और ना बढ़े? जी देखिए, क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल में लाएं। अपने डॉक्टर से मिलें और सबसे पहले ग्लूकोज कंट्रोल में करें, क्योंकि अगर ग्लूकोज नहीं कंट्रोल किया, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहा तो हमारा ट्रीटमेंट भी ज़्यादा असर नहीं कर पाता है और पॉसिबल भी नहीं होता है। ना हम इंजेक्शंस लगा पाते हैं पेशेंट को, ना हमारी दवाइयाँ उतनी असर कर पाती है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से कीटाणु बहुत बढ़े हुए रहते हैं। हम कितना भी कंट्रोल करें, बीमारी बढ़ती ही जाती है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, इनमें घाव भरता नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से और नई नई प्रॉब्लम उनमें डेवलप होने लगती है और वो और परेशान होते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं उनको कि ग्लूकोज कंट्रोल में लाइए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि हर 6 महीने में डेंटिस्ट से मिलिए, क्योंकि क्या है, छोटी छोटी दिक्कतें जब शुरू होती है पेशेंट को नहीं समझ में आता, पर अगर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो छोटी सी दिक्कत जो शुरुआत है वहीं पे पकड़ में आ जाती है और वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से हम बच जाते हैं। आपके पास जब ऐसे डायबिटिक पेशेंट आते हैं जिनको डेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट का तो ऐसा है कि जिस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा है वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं, पर जनरली पेशेंट सबसे पहले आते हैं तो उनको मसूड़ों की ही दिक्कत होती है। तो मेन ट्रीटमेंट क्या होता है कि सबसे पहले हम उनके ग्लूकोज कंट्रोल करवाते हैं। ग्लूकोज जैसे ही कंट्रोल होने लग गया, कितनी सीवियर प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। अगर शुरुआत हुई है मसूड़ों की प्रॉब्लम की तो सबसे पहले पूरे दांतों की सफाई करते हैं, डीप स्केलिंग बोलते हैं हम, डीप स्केलिंग पूरी करते हैं। उससे क्या होता है कि मसूड़ों में जो प्लाक जमा हो रहा था,
जो नहीं साफ हो रहा है खुद से, उस लेयर को हम हटा देते हैं। ये जो प्लाक की लेयर बनती है वो क्या करती है कि जो हड्डी है अंदर की उसे भी गलाने लगती है और मसूड़े नीचे उतरने लगते हैं, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स के दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। या कभी कभी उनको नहीं भी पता चले तो ऐसा कुछ अलग लगता है, मुंह में जकड़न लगती है, सुबह उठते बराबर उनको बास आती है, ऐसी कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। तो सबसे पहला मोस्ट पेशेंट्स में यही ट्रीटमेंट रहता है कि पूरे दांतों की सफाई। अगर किसी पेशेंट में सड़न ज़्यादा हो गई है तो वो सड़न के हिसाब से फिल करना पड़ता है। हम एक्सरे करते हैं, वो सड़न की जांच करते हैं, और फिर अगर ज़्यादा है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कम है तो फिर हो सकता है कि रेस्टोरेशन या जो नॉर्मल में फिलिंग बोलते हैं वो करके दांत बच जाता है। तंबाकू खाने वाले पेशेंट्स को भी थोड़ा एडवाइस करते हैं कि तंबाकू ना खाएं। उसकी वजह से अगर कभी कभी जो सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं उसमें जलन होने लगती है, खाना मुंह में जाता नहीं है, और वो पेशेंट जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनको लिक्विड डाइट ही लेना पड़ जाता है। सबसे पहले वो बंद कर दिया, अपनी हैबिट्स हटा दिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। फिर हम दवाइयों पे जाते हैं, जो भी कंजर्वेटिव मेजर्स होते हैं वो सब फॉलो करते हैं, क्योंकि दांत बचाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जितने दांत बचे रहेंगे उतने पेशेंट की लाइफ में ज़्यादा अच्छा रहता है, खाना पीना जमता है और शुगर भी कंट्रोल होने लगती है। इनडायरेक्टली दोनों रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि जो मुंह है वो पूरे बॉडी का एक मिरर होता है। जैसी डायबिटीज़ होती है कुछ ना कुछ मुंह में दिख के ही आता है, कभी पेशेंट को दिखता है, कभी डॉक्टर को दिख के आता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों साथ साथ में चलते हैं हमारे। तो जैसे जैसे सिम्टम्स प्रेजेंट करता है पेशेंट वैसे वैसे ट्रीटमेंट रहते हैं। अगर समझ लीजिए उसके मुंह में सफ़ेद धब्बे आने लग गए हैं, उसको वहाँ जलन होने लग गई है और फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गया है, तो वो फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल जो मेडिसिन रहती है, माउथ वॉश रहता है, वो हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से जैसा जैसा पेशेंट प्रेजेंट करता है उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको डेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी घबराते हैं ट्रीटमेंट करने से कि उनका घाव भरेगा या नहीं, या कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो जाए। तो ऐसे पेशेंट में आप क्या उनको एडवाइस करते हैं? जब भी डायबिटिक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहले हम उनका शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और वैल्यूज़ मॉनिटर कर लेते हैं। अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसको कम करने के लिए, हमारे ही क्लिनिक में डायबिटोलॉजिस्ट है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, तो हम उनसे कंसर्न करके जो भी उसका मैनेजमेंट करना है वो कर लेते हैं। इससे पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि उनकी ब्लड शुगर रेगुलेट हो गई है। फिर पेशेंट की थोड़ी काउंसलिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट पहले ही बहुत स्ट्रेस ले चुके रहते हैं क्योंकि रोज़ गोलियाँ लेना रहता है, रोज़ उनको मॉनिटर करना रहता है, कभी भी शुगर हाई लो होती रहती है, तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ट्रीटमेंट के पहले हम उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं, ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, पूरी डिटेल देते हैं और फिर पेशेंट को समझाते हैं कि उसमें डरने की चीज़ें नहीं हैं, जो भी रहेगा सामने होगा। इफ़ थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो सर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो हम उनसे कभी भी कंसर्न कर सकते हैं। इसलिए वो पेशेंट डरते भी नहीं है और उनका डर और कम हो जाता है क्योंकि सर सामने है। इस तरह से जब पेशेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तब हम उसका आगे का काम शुरू करते हैं और प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव माउथ वॉशेस देते हैं पेशेंट को। दिन में 2 बार ब्रश करने की एडवाइस देते हैं, फ्लॉसिंग करवाने के लिए बताते हैं जिन पेशेंट्स को ज़रूरी है। इस तरह से पेशेंट को और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, शुगर भी रेगुलेट हो जाता है और तब तक कि हमारा प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर हम ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्रेस करते हैं और जैसे जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका रहता है। पोस्ट ट्रीटमेंट भी फॉलोअप हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो शुगर के लिए फॉलोअप के लिए आना ही रहता है उनको, एंड डेंटल ट्रीटमेंट होने के बाद 10 दिन के अंदर उनको वापस बुलाते हैं, तो वो शुगर भी चेक कर लेते हैं, मेरे पास आके मुझे भी दिखा लेते हैं और पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पहले 10 दिन में दिखाने के लिए, फिर 1 मंथ या 3 मंथ, डिपेंडिंग कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी और हमने क्या ट्रीटमेंट किया है, उसके हिसाब से उनको फॉलोअप समझा देते हैं। और फिर जब भी वो डायबिटीज़ के फॉलोअप के लिए आते हैं वो आके एक बार डेंटल फॉलोअप ज़रूर ले लेते हैं। तो इस तरह से पेशेंट का डेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं और हर डायबिटिक पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि वो डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। तो देखा आपने, इस हॉस्पिटल की एक स्पेशलिटी है, आप यहाँ पर अपना डेंटल चेकअप करवा सकते हैं और साथ ही साथ डेंटल इश्यूज़ को भी ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। हमारे यूसीएन परिवार और हमारे दर्शकों के तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। यूसीएन परिवार का मैं भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने डायबिटीज़ और डेंटल रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इतना इनिशिएटिव लिया, और मैं दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो नई जानकारी के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। आज हम आए हैं डॉक्टर साबू डायबिटिक एंड थायराइड डेंटल सेंटर में और हम मिलते हैं उनके डायरेक्टर डॉक्टर विनीत साबू सर से,
जो वन ऑफ द बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो पिछले 6 सालों से अमरावती में अविरत सेवा दे रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मैम। डॉक्टर विनीत साबू सर ने अपनी एंडोक्रिनोलॉजी केईएम हॉस्पिटल मुंबई से की है। तो सर, क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएंगे? थैंक यू मैम, आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है। काफ़ी लोगों को एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर में हार्मोन की ग्लैंड्स होती है, उस पे स्टडी करने वाला ब्रांच एंडोक्राइनोलॉजी। ये जो ग्लैंड्स रहती है वो सर से लेके पेट में कहीं पे भी हो सकती है। जैसे सर में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, पेट में पैनक्रियास ग्लैंड होती है और एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये और महिलाओं में ओवरीज और पुरुषों में टेस्टिस, ये ग्लैंड्स होती है। इनकी जो भी बीमारियाँ होती है वो एंडोक्राइनोलॉजी में आती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे, जो पैनक्रियास नाम की ग्रंथि से संबंधित है, जिससे डायबिटीज़ होता है। जो पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करती है उससे डायबिटीज़ होती है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करता है, उसके वजह से डायबिटीज़ पेशेंट में पाई जाती है। तो आज हमारे कार्यक्रम में हम डायबिटीज़ के बारे में, इनके अवेयरनेस के बारे में सर से और भी जानकारी लेते हैं। सर, व्हाट इज़ डायबिटीज़? आई मीन डायबिटीज़ क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं? मैम, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें शरीर का एक हार्मोन रहता है इंसुलिन नाम का, जो पैनक्रियास द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो कम हो जाता है। तो इंसुलिन कम होता है तो उसका काम होता है शरीर में का ग्लूकोज कम करना, ग्लूकोज को ठीक से काम कराना। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो शरीर का ग्लूकोज ठीक से काम नहीं करेगा और ब्लड में की ग्लूकोज लेवल है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और कोई भी चीज़, नॉर्मली तो शुगर होती है ब्लड में, लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो वो हानिकारक होती है। जैसे शुगर अगर ज़्यादा हो जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और अपना खून जो है पूरे शरीर में घूमता है, तो शरीर के हर अंग पे वो असर करेगा। इसलिए जो बढ़ी हुई शुगर है उसको कम करना ज़रूरी होता है। और उसको आपने पूछा कि डायग्नोस कैसे करते हैं, तो डायग्नोस करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, वो हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। इस बीमारी के, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं पेशेंट में? डायबिटीज़ के आमतौर पर बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वज़न कम होना, चक्कर आना या फिर कोई घाव ठीक से भरना नहीं, ये लक्षण होते हैं। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं शुगर लेवल काफ़ी बढ़ने के बाद आते हैं। हमें तो लक्षण आने से पहले ही उसको चेक करना है, वो हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं, जिसे ब्लड शुगर बोलते हैं। सर, इस डायबिटीज़ का एग्जैक्ट कॉज क्या होता है? आई मीन, क्या ये जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक है या फिर कोई एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से होने वाली बीमारी है? इसको तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही बोलते हैं, मतलब जीवन शैली से संबंधित डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन कुछ उसको जेनेटिक कंपोनेंट भी है, मतलब आनुवंशिक भी है। उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है जिनकी लाइफस्टाइल ठीक से नहीं रहती है, जो लोग कम वॉक करते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका खान पान ठीक से नहीं होता है, खान पान का टाइमिंग ठीक से नहीं होता है, ऐसे लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा पाया जाता है। सर, हमने 2 टाइप की डायबिटीज़ देखे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? कॉमनली जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है, जो बड़े लोगों में होता है। और उसका एक रीज़न लाइफस्टाइल है और थोड़ा कंपोनेंट जेनेटिक्स का भी होता है, आनुवंशिकता का भी कंपोनेंट होता है। लेकिन कुछ लोगों में पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी कॉमनली होता है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इनको पहले दिन से ही हम इंसुलिन देते हैं। यही 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस है, टाइप 1 और टाइप 2 में। जिनको पहले दिन से इंसुलिन लगता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और जिनको शुरुआत में गोलियों से काम चल जाता है और उसके बाद में इंसुलिन देते हैं उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ बड़े लोगों में पाया जाता है और टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे लोगों में पाया जाता है। लेकिन आजकल बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है और बड़े लोगों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है। ये कुछ टेस्ट से हम जान सकते हैं कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से हम उसको टाइप 1 या टाइप 2 लेवल करते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ पाई जाती है, जिसे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? आजकल वैसे भी टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, तो काफ़ी टाइप 2 डायबिटीज़ लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और बहुत लोगों को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी रहने के बाद 4थे या 5वें महीने में शुगर डिटेक्ट होती है।
गायनेकोलॉजिस्ट जनरली OGTT नाम की टेस्ट कराते हैं, जिसमें ग्लूकोज दे के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करते हैं, और उसमें समझ में आता है कि शुगर लेवल बढ़ गई है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये बहुत कॉमन हो गई बीमारी, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, वेट बढ़ रहा है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़। और बढ़ती उम्र, आजकल पहले 25 साल के पहले सब बच्चे हो जाते थे लेडीज़ को, लेकिन आजकल प्रेगनेंसी की उम्र भी बढ़ गई है, शादी की उम्र बढ़ गई है, उसके वजह से भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर होता है तो फिर बच्चे पे और मदर दोनों पे असर होता है। बच्चे का वेट बढ़ता है, बच्चे को कुछ बीमारी हो सकती है जो आनुवंशिक बीमारी रह सकती है, और मदर को भी प्रेगनेंसी में फिर BP बढ़ना, सीजरियन डिलीवरी के चांसेस होना, और उसके डिलीवरी के बाद बच्चे को ICU में एडमिट करना का ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चे की शुगर डाउन हो सकती है, बच्चे का कैल्शियम डाउन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन इन सब को हम अच्छे ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर शुगर कंट्रोल, उनको हम इकोस्प्रिन नाम की दवा देती है। शुगर कंट्रोल के लिए कभी कभी दवा के साथ हमको इंसुलिन भी देना पड़ता है। डाइट में भी हमें काफ़ी चेंजेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, और घूमना फिरना अगर अलाउ किया है मैम ने, उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने घूमने के लिए, तो हम उनको घूमने के लिए भी अलाउ करते हैं। तो सर ये जो डायबिटीज़ है, इसे हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? हमने जैसे डिस्कस किया पहले कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल बीमारी है, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले उनको बोलते हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बढ़ा हुआ वेट हमको हम कम करने बोलते हैं। उनको आइडियल वेट कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से या फिर हाइट से, और उनको कोशिश करते हैं कि उनको आइडियल वेट पे लाया जाए। अगर किसी का वेट BMI 28-29 है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 23-24 तक लाया जाए, ताकि जो इंसुलिन है बॉडी का वो खुद के बॉडी का इंसुलिन अच्छे से काम कर पाए। कोशिश करते हैं हम कि कम से कम दवा से काम हो जाए, तो उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए, वेट कम कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ एक्सरसाइज भी हम एडवाइस करते हैं, हफ्ते में 2-3 बार रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी हम एडवाइस करते हैं उनको। और डाइट पे हम फोकस करते हैं, हमारे पास डाइटिशियन भी है, उनको हम डाइट चार्ट देते हैं। सबकी डाइट अलग होती है, उनका डाइट पूछ के हम उनके डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं। एक यूनिफॉर्म डाइट चार्ट देना उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मतलब अगर आप पेपर फाइल को डाइट चार्ट लगा दो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो उनके घर में क्या बनता है, उनका खुद का डाइट कैसा है, उनको हम एनालाइज करते हैं और उसको थोड़ा चेंज करवाते हैं। और उसके बाद आता है रोल मेडिसिन्स का। कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन भी हम देते हैं, कुछ पेशेंट्स को हमको दवाई से काम चल जाता है, और कुछ पेशेंट्स को हम शुरुआत में दवाई देते हैं और उनका लाइफस्टाइल ठीक होने के बाद दवा बंद भी हो जाती है। जैसे कि हमें सर ने बताया है कि सर के पास डाइटिशियन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें शुगर यानी शक्कर कम्प्लीटली बंद करना है, या कुछ पेशेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम शक्कर के बदले या मीठे के बदले गुड़ खा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में आप कैसा डाइट सजेस्ट करते हैं? हम लाइफस्टाइल में पेशेंट को 3 S बताते हैं, जिसमें शुगर, सिटिंग और स्मोकिंग, ये 3 चीज़ें हम अवॉइड करने बोलते हैं। शुगर में हम नॉर्मल शुगर के साथ गुड़ और मध यानी शहद, इनको भी बंद करने बोलते हैं, क्योंकि इनसे शुगर बढ़ती है। ये 3 चीज़ों 100% बंद है, शुगर, जैगरी, गुड़ और शहद, ये 3 चीज़ें पूरी बंद करना है। बाकी सब चीज़ें हम मॉडरेशन में ले सकते हैं, मतलब एक प्रमाण में हम ले सकते हैं। जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको मीठा बंद करना है, तो एकदम से उनको लगता है कि चाय बंद कर देना है क्या, तो आप चाय ले सकते हैं, विदाउट शुगर चाय ले सकते हैं, उसमें आप शुगर फ्री की टैबलेट्स डाल सकते हैं। शुगर फ्री टैबलेट सेफ़ होती है। किसी को लगता है कि उससे किडनी ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि शुगर फ्री टैबलेट जो होती है वो काफ़ी सेफ़ होती है। काफ़ी लोग शुगर के बजाय फिर गुड़ लेके चाय पीना शुरू करते हैं, तो गुड़ और शुगर एक ही चीज़ से बनता है, गन्ने से, तो दोनों में शुगर बढ़ाने की उतनी ताकत है, तो गुड़ भी नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग शहद भी बोलते हैं कि शहद लेना अच्छा होता है, लेकिन शहद भी मीठा होता है, तो शहद भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमने पूरे अवॉइड करने को बोला है। उसके साथ दूसरा एस आता है सिटिंग। लोग बोलते हैं कि अभी चल रहा है कि सिटिंग इज़ द नेक्स्ट स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग से जितना शरीर पे नुकसान होता है उतना ही ज़्यादा देर सिटिंग से होता है। तो ज़्यादा देर बैठना नहीं है, एक्टिव रहना है, घूमते रहना है, दिन में 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट होना चाहिए।
कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि गाड़ी के बजाय पैदल करना है। सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं होता है तो इवनिंग वॉक, सीढ़ियाँ चलना है, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ यूज़ करो, गाड़ी के बजाय पैदल चलो। ये सब चीज़ें हम कर सकते हो जिससे हमारा एक्टिविटी बढ़ेगा और अपनी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी। तीसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ में हम अल्कोहल, ये 2 चीज़ें अवॉइड करने बोलते हैं। और टोबैको से भी किडनी खराब होती है। ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सो देखा आपने, सर ने आज एक लाइफ मंत्र दिया है, SSS, यानी कि हमें शुगर, सेडेंट्री लाइफ यानी कि जो हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं, और स्मोकिंग, टोबैको, इसे हमें अवॉइड करना है। ये 3 चीज़ें करने से ही आप अपने लाइफ में डायबिटीज़ को वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर मेरा एक अगला सवाल है आपसे कि जो डायबिटीज़ है वो मानव शरीर पर किस हद तक नुकसान कर सकता है, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट के दूसरे जो अंग होते हैं उन पर वो किस तरीके का असर करता है? डायबिटीज़ की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। वो खून पूरे शरीर में घूमता है, तो जहाँ पे भी खून जाएगा वहाँ पे असर करेगा। हमारा खून सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जाता है, तो हर शरीर के अंग पे वो असर करेगा। जैसे सर में, ब्रेन को लेंगे हम तो पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद में आँखों में रेटिना ख़राब होता है, कैटरेक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है। रेटिना मतलब आँखों के पीछे जो पर्दा होता है वो ख़राब होता है शुगर की वजह से। और उसके बाद ओरल कैविटी में, दांत में तकलीफ़ होती है, फिर हार्ट में तकलीफ़ होती है, किडनीज़ में तकलीफ़ होती है। पुरुषों और स्त्रियों के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो भी उनमें कॉमनली होते हैं। पैरों की नसें ख़राब होती है डायबिटीज़ की वजह से। काफ़ी लोगों में ज़ख्म नहीं भरते और उसके बाद ज़ख्म का रूप गैंग्रीन में होता है, और काफ़ी लोगों को गैंग्रीन की वजह से पैर भी काटना पड़ सकता है। दुनिया में ऐसा पाया गया है कि हर 1 मिनट में एक इंसान का पैर कटता है सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से। एक्सीडेंट से कटने वाले पैर अलग अलग हो गए, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से सिर्फ हर 1 मिनट में एक पैर कटता है। तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी है उसको, लेकिन हम काफ़ी अगर ट्रीटमेंट अच्छा लें तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ एक काफ़ी सीरियस बीमारी है, लेकिन सर के मंत्रा से हम उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्हें एक्चुअल में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, दे फील दे आर कम्प्लीटली हेल्दी। ऐसे पेशेंट ये भी कहते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी है, हमें दवाई की क्या ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? डायबिटीज़ को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि उसे जो बीमारियां होती है उसके लक्षण शुरुआत में नहीं दिखते हैं, लेकिन ग्लूकोज अपना काम करता है, ग्लूकोज की वजह से शरीर खराब होना शुरू रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको तकलीफ़ नहीं है, फिर भी आप हॉस्पिटल में जाके अपना शुगर चेक कराओ। हो सकता है आपका शुगर बढ़ा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसको अगर बढ़ा है तो उसका इलाज कराओ। कम हो रहा है तो आपके डॉक्टर आपका मेडिसिन कम करेंगे, अगर नॉर्मल है तो आपका मेडिसिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी हालत में आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना है। 2 से 3 महीने में एक बार डॉक्टर को बताओ। आप अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में अगर ज़्यादा काम करें, मतलब कुछ बीमारी होने से पहले ही आप अगर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमने देखा है कि शुगर से कितनी बीमारियाँ होती है, लेकिन हर बीमारी से हम बच सकते हैं अगर हमारी शुगर कंट्रोल रहे तो। कंट्रोल रखने के लिए हमको रेगुलर चेक करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करना होगा। डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करने से क्या होगा कि आपकी जो दवा है आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कुछ लोग सालों साल वही दवा लेते रहते हैं, एक बार दवा लेते हैं और वही शुरू रखते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल नई नई दवा आ गई है तो आप नई नई दवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी टाइम पे डॉक्टर आपकी दवा कम भी कर देते हैं। अगर शुगर कंट्रोल है तो आपकी दवा कम भी हो सकती है। बहुत बार आपको लक्षण नहीं होते लेकिन आपकी शुगर बड़ी होती है। कुछ चीज़ें जो आपके ध्यान में नहीं आती वो डॉक्टर के ध्यान में आ सकती है। जैसे हम रेटिना चेक करते हैं डॉक्टर पेशेंट्स का, तो काफ़ी पेशेंट को देखा गया है कि उनकी नज़र तो ठीक है लेकिन आँखों में शुगर आ गई है। तो अगर वो स्टेज में हम उसको पकड़ ले तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। उसका इलाज होता है, लेज़र दे सकते हैं हम उनको, शुगर कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रेटिना ख़राब होने वाला रहता है, जो नज़र जाने वाली रहती है, उसको हम बचा सकते हैं। जैसे हम पेशेंट को देखते सिर्फ पहचान लेते हैं कि किडनी ख़राब हुई या नहीं है, या फिर कुछ एक ब्लड यूरिन टेस्ट होता है जिससे किडनी समझ में आती है कि किडनी कैसे काम करेगी, जिसको यूरिन प्रोटीन बोलते हैं। वो हम कराते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट का हर बार, साल में 1 या 2 बार। जिनको उनको लगता है वो नॉर्मल है, बट वो कुछ बीमारी का संकेत रहता है। जैसे चलने में सांस फूलना, हाथ दुखना, लेफ्ट हैंड दुखना, लेफ्ट साइड में दुखना, या फिर सांस फूलना, ये चीज़ें हार्ट के भी लक्षण होते हैं।
काफ़ी बार लोगों को लगता है कि वो दमा के लक्षण है या फिर एसिडिटी बोल के वो हार्ट के लक्षण को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे लक्षण को हम एज ए डॉक्टर जल्दी पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ टेस्ट एडवाइस करके हम उनको जल्दी इलाज कर सकते हैं ताकि बीमारी बढ़े ना। काफ़ी पेशेंट में देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है, तो वो हार्ट अटैक को हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं अगर टाइमली उसका डायग्नोसिस कर ले और उसका ट्रीटमेंट कर ले। जैसे हम जिस पेशेंट को हमको लगता है कि हार्ट के सिम्टम्स लग सकते हैं तो उनको हम ECG एडवाइस करते हैं या फिर TMT एडवाइस करते हैं, इको एडवाइस करते हैं। उनमें समझता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है क्या, अगर ब्लॉकेजेस है तो हम उसका इलाज कर लेंगे तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हार्ट अटैक के बाद में एंजियोग्राफी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हार्ट का डैमेज हो जाता है। अभी साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ हमें होने नहीं देना है, हार्ट अटैक होने नहीं देना है। कुछ नई दवाई आ गई है, डायबिटीज़ की भी दवाई आई है, नए नए इलाज आ गए हैं। हमको पेशेंट की आंखें ख़राब होने नहीं देना है। पहले क्या होता था कि आंखें ख़राब होने के बाद डॉक्टर के पास जाते थे, उसका इलाज करते थे और फिर उसमें 100% हम विजन वापस नहीं आती है। लेकिन अभी साइंस आगे बढ़ गया है, हम आंखें ख़राब ही नहीं होने देते। पैरों की नसों पे भी हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत की स्टेज में ही उसका इलाज कर ले ताकि पैरों की नसें ख़राब ना हो, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन ना हो, बार बार घाव ना हो और पेशेंट को गैंग्रीन ना हो। क्योंकि एक बार गैंग्रीन हो गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सीधा पैर काटना होता है। एक बार पैर काटने के बाद लाइफ काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र होती है। तो हम कोशिश रहते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा काम करें। इसीलिए ये जो नई फील्ड गवर्नमेंट ने लाई है, डायबिटोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी, इसी मकसद से लाई है। पहले जनरल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट होता था, उनको इतना टाइम नहीं रहता था कि पेशेंट को काउंसलिंग करो और इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, आंखों पे, किडनी पे, पैरों की नसों पे। तो इसीलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज़ सेंटर शुरू किया है अमरावती में, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट को सारी चीज़ें एक जगह पे मिले। बहुत ही आसान भाषा में सर ने हमें ये सिखाया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सर, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि इंसुलिन लेते हैं, उनसे रिलेटेड मेडिकेशंस लेते हैं और उन्हें ये डर सताता है कि ये सारी मेडिकेशंस, ये इंजेक्शंस उनके किडनी को काफ़ी हार्म कर रही है। ऐसे पेशेंट का डर भगाने के लिए आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे या उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है? ये डर काफ़ी पेशेंट्स में रहता है कि डायबिटीज़ की दवा से किडनी ख़राब हो जाएगी या फिर उसकी आदत लग जाएगी या फिर शरीर पे कुछ गलत असर होगा। ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो एलोपैथी की दवा जो रहती है या फिर इंसुलिन जो रहता है, उस पर काफ़ी रिसर्च होता है। शुरुआत में पहले तो रैट्स में या फिर जानवरों पे उसका प्रयोग करते हैं, फिर उसको छोटे ग्रुप ऑफ ह्यूमंस पे करते हैं, फिर बड़े ग्रुप पे करते हैं और दवा मार्केट में आने के बाद में भी उस पर रिसर्च शुरू रहता है। और कुछ भी ऐसा लगता है कि ये दवा से कुछ हार्म हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है या फिर हार्ट ख़राब हो रहा है, तो वो दवा को विड्रॉ कर देते हैं। ऐसे काफ़ी डायबिटीज़ की दवा है जो बंद हो चुकी है, जिसका पता चला था कि किडनी और ये ख़राब होता है। तो ये बिल्कुल डर मन से निकाल देना चाहिए कि डायबिटीज़ की दवा से किडनी और हार्ट ख़राब होता है। मैं तो उल्टा बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ की दवा आप ठीक से लोगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा और आपकी किडनी और हार्ट अच्छा रहेगा। आजकल तो कुछ नई दवा आ गई है जिनसे डायबिटीज़ के साथ वज़न कम होता है, BP कम होता है, हार्ट के लिए भी काफ़ी वो अच्छी रहती है दवा, किडनी के लिए अच्छी दवा रहती है, फैटी लिवर पे असर करने वाली डायबिटीज़ की दवा आ गई है। तो अब तो साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है। एक दवा में 5 से 6 बीमारियाँ कवर होने वाली ऐसी भी दवाएँ अभी मार्केट में आ रही है और आने वाली है। तो ये जो डर है वो निकाल देना चाहिए और बिंदास दवा लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बताना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ की दवा की आदत हो जाती है या फिर इंसुलिन की आदत हो जाती है, इसलिए वो दवा लेने के लिए आगे पीछे देखते हैं। अगर आपकी शुगर कम नहीं होगी तो शरीर खराब होगा। एक बीमारी की बजाय आपको 10 बीमारी आ जाएगी। तो 10 बीमारी से बचने के लिए आप अगर डायबिटीज़ एक ही बीमारी का आप अच्छे से इलाज करेंगे तो आप 10 बीमारियों से बच पाएंगे। सर, डायबिटीज़ के पेशेंट में कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन से फ्रूट्स खा सकता है या फिर वो कम्प्लीटली सारे फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं। जैसे कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, अभी विंटर सीज़न शुरू है, यहाँ सीताफल का चलन चल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन आप पेशेंट के क्लियर कीजिएगा प्लीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग फ्रूट्स पूरा बंद कर देते हैं और कुछ लोग सारे फ्रूट्स लेते रहते हैं। तो फ्रूट्स का कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूँगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रूट चलता है, सिर्फ 4 फ्रूट है जो हम अवॉइड करते हैं, जिसमें सीताफल, चीकू, अंगूर और आम।
ये हम कम लेने बोलते हैं। कम मतलब एकदम थोड़ी मात्रा टेस्ट के लिए ले सकते हैं। बाकी फ्रूट में से आप रोज़ एक फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट लेना काफ़ी अच्छा होता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, क्योंकि फ्रूट से शुगर कंट्रोल में रहती है। 1-2 फ्रूट अगर आप लेंगे तो, और उससे फाइबर मिलता है, तो ताकि उससे आपका पेट ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, और उसमें विटामिन्स भी बहुत होते हैं, और उससे फीलिंग आता है। अगर आप शाम के टाइम में फ्रूट्स ले लेंगे तो आपको पेट भरा भरा रहेगा। और शाम के टाइम में जनरली शुगर डाउन होती है कुछ पेशेंट्स की, वो अगर 4-5 बजे फ्रूट्स ले लेंगे तो शुगर डाउन नहीं होंगे, पेशेंट को अच्छा रहेगा। और शाम के टाइम अगर फ्रूट्स ले लेंगे तो रात का खाना आपको हेवी नहीं खाना पड़ेगा। रात का खाना अगर हेवी होता है तो फिर शुगर बढ़ती है, फिर इंडाइजेशन होता है, उस चीज़ से भी हम बच सकते हैं। सर, कुछ लोगों में ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि उनके माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो उन्हें भी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स बताना चाहेंगे? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें आनुवंशिकता का कंपोनेंट तो है, मतलब पेरेंट्स को है तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। अगर माँ बाप में से किसी एक को है तो आपको 30% चांस है कि आपको शुगर होगा, और अगर दोनों को है तो फिर 60% चांस है कि शुगर हो सकता है। लेकिन आजकल कुछ नई स्टडीज़ आई है, इसमें देखा गया है कि आप उससे बच सकते हैं, मतलब डायबिटीज़ प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। आपकी अगर लाइफस्टाइल आप ठीक रखेंगे, आप दिन में आधा घंटा वॉक करेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, नींद अच्छी रखेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे, तो आप डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं। और रेगुलर अगर आप चेक करेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, तो अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो उसका इलाज आप जल्दी कर पाओगे, तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। डायबिटीज़ होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका लेट डायग्नोसिस होना, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, उससे फिर शरीर खराब होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस करके आप उसका अर्ली ट्रीटमेंट करो तो डायबिटीज़ के साथ तो आप 50 साल भी निकाल सकते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो 50 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, लेकिन उनका शरीर एकदम अच्छा है, किडनी भी ख़राब नहीं हुई है, आँखें अच्छी है, पैरों की भी नसें एकदम अच्छी है, और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट को गाइड करने के लिए, उनकी गाइडलाइन के लिए आपने क्या फैसिलिटी दी है? ऐसा बोला जाता है कि डायबिटिक हु नोज़ द मोस्ट लिव्स द लॉन्गेस्ट, मतलब डायबिटीज़ के बारे में जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी है वो सबसे ज़्यादा समय तक अच्छे से रह सकता है डायबिटीज़ के साथ भी। लेकिन आजकल के ज़माने में मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, मतलब व्हाट्सएप पे और आजू बाजू की टेलीविज़न से काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी पेशेंट के पास जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का कन्फ्यूजन हम हॉस्पिटल में क्लियर करें। हम हॉस्पिटल में हमारे कुछ वीडियोस भी है, यूट्यूब चैनल है हमारे नाम से, जो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में भी प्ले करते हैं और ऑनलाइन भी उसको डाल के रखा है। और हमने एक बुक भी लिखा है पेशेंट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन बुकलेट। इसमें डायबिटीज़ के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में लिखा है, डाइट के बारे में हमने लिखा है, छोटी मोटी बीमारी को कैसे हैंडल करें और कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सके, ये सब चीज़ें हमने बुक में लिखी है, ताकि पेशेंट घर पे जाके भी उसको 2-3 बार पढ़ ले तो उसको काफ़ी जानकारी हो जाती है। और हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को डायबिटीज़ की जानकारी हो और एक पेशेंट एटलीस्ट 10 पेशेंट को बता सके, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम तो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं सकते, लेकिन एज अ पेशेंट तो आप लोग काफ़ी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो हमारा कोशिश रहता है कि हमारे पेशेंट्स को हम एजुकेट करें ताकि वो बाकी पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी दे पाएँ, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सही के बजाय ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसको हम से हम बचने के लिए एक छोटी सी किताब बनाई है, जो कॉमन कन्फ्यूजन है पेशेंट के, वो सब सॉल्व करने की कोशिश किया है। सो देखा आप सबने, सर ने ये बुक लिखी है जिसमें डायबिटीज़ के सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर किए हैं बड़ी आसान भाषा में। जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, तो हम ये भी जानते हैं कि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज़ के कुछ वीडियोस है जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, उस पर एक छोटा वीडियो बनाया है और यूट्यूब पे अपलोड भी किया है ताकि सब लोग देख पाए। क्योंकि एक बार हम जो चीज़ बताते हैं तो उसमें से बस 10% लोग ध्यान में आती है, बाकी 90% भूल जाते हैं। अगर वो बार बार देख ले या फिर पढ़ ले तो उनको वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है। इसलिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, डॉक्टर विनीत साबू के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको डायबिटीज़ से जो संबंधित जानकारी है
वो आपको मिल जाएगी। अब 2-3 बार भी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मैक्सिमम आपको डायबिटीज़ से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। डायबिटीज़ के और इन्फॉर्मेशन के लिए सर का चैनल है यूट्यूब पे, डॉक्टर विनीत साबू करके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज़। सर ने आज हमें बड़ी ही सरल भाषा में डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान और उनसे कैसे बचा जाता है इसके बारे में बताया है। ना कि सिर्फ डायबिटीज़ और उनके हमारे दूसरे अंगों पर होने वाले जो भी प्रभाव है उसके बारे में भी सर ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। हम आशा करते हैं कि सर की दी हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो सर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे अम्बा नगर के दर्शकों के लिए शहर के बीचों बीच देवरणकर नगर में एक बहुत ही बढ़िया साबू डायबिटिक थायराइड एंड डेंटल केयर सेंटर ओपन किया है। इसका हमारे पूरे दर्शक लाभ ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ डायबिटीज़ को लेकर जो भी अवेयरनेस, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, डेफिनेटली हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैं भी यूसीएन परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए, वो भी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन। और इस साल की थीम भी उसी से लेके है कि एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, अच्छे भविष्य के लिए डायबिटीज़ एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे पता है यूसीएन हमेशा ऐसे सेहत से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम करता है और मैं यूसीएन के प्रोग्राम काफ़ी फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यूसीएन के डायबिटीज़ से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स। मैं उनको भविष्य के लिए भी शुभेच्छा देना चाहूँगा कि ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहे, इससे बड़े प्रोग्राम करें ताकि आपके दर्शकों को हेल्थ के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। वर्षा धुमाळे आणि माझा मुलगा पेशंट आहे सुजल धुमाळे। 2018 पासून माझ्या मुलाला डायबिटीज आहे आणि मी बऱ्याच ठिकाणी फिरले पण मला अनुभवाच्या वाटले नाही। नंतर मला असं माझ्या कोणीतरी फ्रेंडने सांगितले सरांबद्दल, तर मी विनीत सर साबूकडे आले। तर त्यांना मी माझ्या मुलाची माहिती वगैरे दिली, असं असं झालेले आहे, त्याला डायबिटीज आहे। सरांनी माझ्या मुलाची म्हणजे टेस्ट वगैरे केले, त्यांनी म्हणजे त्याला चांगल्या प्रकारची ट्रीटमेंट दिली। तर काही दिवस माझ्या मुलाला सिरीजप्रमाणे इन्शुलिन्स होते। आता माझ्या मुलाला त्यांनीच मला गाईड केली की तुम्ही तुमच्या मुलाला इन्शुलिन्स पंप लावा, त्याच्यामुळे तुमच्या मुलाला बरेचसे फायदा होईल आणि त्याचे आजीवन एकदम चांगले जाईल। तर मी सरांच्या ऐकले आणि मी इन्शुलिन्स पंप वगैरे लावले। आज माझ्या मुलाला 5 वर्ष झाले, आज 16 वर्षाचा मुलगा, मी इन्शुलिन्स पंप लावले। तर माझ्या मुलाची आज तब्येत एकदम बेटर आहे आणि सरांची मला गाईड्स वगैरे एकदम बेस्ट आहे। सरांनी आम्हाला एक बुक्स दिलेले आहे सरांची, जी त्याच्यामध्ये माहिती आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये बघितल्यानंतर बरंचसं म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे की आपल्याला असं मनाला लागतो की नाही याच्यामध्ये आहे आपल्या म्हणजे मुलांसाठी किंवा आपल्यासाठी। ते आपण सरांचे जे बुक्स आहे ते आपण घेऊन त्याला तुम्ही म्हणजे हे करू शकता, म्हणजे त्याच्याद्वारे तुम्ही तुमची तब्येत म्हणा काही हे असेल तर चांगली हे करू शकता।